क्या होगा जब एक अकेला योद्धा ली रहस्यमयी जंगल में कदम रखेगा। राक्षसों, मास्टर्स और प्राचीन जादू की ताकत उसके सामने होगी। तैयार हो जाइए कुंग फू, जादू और रोमांच से भरी इस अनजान और खतरनाक यात्रा के लिए। शुरुआत में हम एक लड़के ली को देखते हैं जो सपनों में खुद को एक महान कुंग फू मास्टर के रूप में देखता है, हवा में उड़ते हुए अपनी प्रेमिका लीसा के साथ। लेकिन असलियत में वह अपने क्लास का सबसे कमजोर छात्र है। उसका सपना टूटते ही उसे याद आता है कि अब लंच का वक्त हो गया है और उसे ही पूरे क्लास के लिए खाना बनाना है। 10 साल पहले ली को किंग यांग स्कूल में दाखिला मिला था, जो कि एक प्रसिद्ध कुंग फू स्कूल थी। उसने पूरी कोशिश की कि वह दूसरों की तरह मार्शल आर्ट्स में निपुण हो जाए, मगर हर बार कमजोर साबित होता गया। लड़ाई से ज्यादा वह खाना पकाने में अच्छा था। जब उसने सबके लिए खाना बनाया और बुलाया तो साथी स्टूडेंट्स मस्ती में उसके खाने पर झपट पड़े, जिससे सब गड़बड़ हो गया। तभी मास्टर की पत्नी शुरू आती है और अपनी पावर से एक छात्र को गिरा देती है। यह दिखाता है कि वह कितनी ताकतवर है। फिर मास्टर आते हैं और सभी छात्र तुरंत अनुशासन में बैठ जाते हैं। सबको केवल सादा चावल खाना पड़ता है क्योंकि ली का स्वादिष्ट बना खाना बर्बाद हो चुका होता है। मास्टर ली से पूछते हैं, खाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली खुश होकर बताता है कि वह पहले लेवल को लगभग पार करने ही वाला है। साथ ही उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन मास्टर को विश्वास नहीं होता। वे ली को आगे बुलाते हैं ताकि उसकी ऊर्जा को जांच सकें और देख सकें कि क्या वह वाकई अपनी ताकत पर काबू पा सका है या नहीं। कई सालों की ट्रेनिंग के बावजूद भी ली अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं पा सका। जब मास्टर ने उसकी परीक्षा ली तो कुछ ही पलों में ली झुकने लगा। यह देखकर मास्टर की बेटी लीसा, जिसे ली पसंद करता है, पीछे से उसे सहारा देने लगी। लेकिन मास्टर लगातार अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे थे, जिससे ली टिक नहीं पा रहा था। लीसा को देखकर बाकी छात्र भी चुपके से अपनी अपनी ऊर्जा ली को देने लगे ताकि वह मास्टर के टेस्ट में टिक सके। लेकिन मास्टर तुरंत उनकी यह चाल समझ गए और एक ही झटके में सभी को हवा में उछाल दिया। इसके बाद उन्होंने साफ कहा कि ली पहला लेवल पार करने में असफल रहा। हालांकि हार मानने के बजाय लीसा ने उसकी मदद जारी रखी। वह चोरी छिपे उसे सिखाने लगी। ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि किंग यांग स्कूल में किसी भी छात्र को किसी दूसरे मास्टर से सीखने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता तो या तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता या सजा के तौर पर 10 साल दीवार की ओर मुंह करके ध्यान लगाना पड़ता था। इसके बावजूद ली और लीसा ने गुप्त रूप से ट्रेनिंग जारी रखी। ली लेवल 1 पूरा करने ही वाला था कि अचानक उसके गले में पहने लॉकेट से तेज रोशनी निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। लीसा ने महसूस किया कि ली के अंदर 2 शक्तियां आपस में टकरा रही हैं, जैसे कोई अंदरूनी जंग चल रही हो। दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर आगे बढ़ने का फैसला किया। ट्रेनिंग के दौरान ली ने बताया कि 10 साल पहले डेमन किंग ने उसके माता पिता को मार डाला था और पूरा गांव तबाह कर दिया था। यह सुनकर लीसा ने सुझाव दिया कि शायद अगर वह ली को उसके पुराने गांव ले जाए तो उसका दर्द कुछ कम हो सके। लेकिन स्कूल से बिना अनुमति बाहर जाना मना था। फिर भी दोनों ने जोखिम उठाया। किसी को बताए बिना रात में वहां से चुपचाप निकल गए। जब वे उस उजड़े गांव में पहुंचे तो ली की आंखों के सामने बचपन का वह भयावह दिन फिर जिंदा हो उठा, जब डेमन किंग के हमले में उसका घर, उसका परिवार और पूरा गांव राख बन गया था। ली और उसका दोस्त जिंगयू अपने गांव लौट रहे थे जब उन्होंने देखा कि पूरा गांव बिजली और तेज रोशनी से घिरा हुआ है, मानो किसी रहस्यमय शक्ति का हमला हो। तभी उन्होंने देखा कि एक मास्क पहने हुआ आदमी गांव के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट से लड़ रहा है। ली और जिंगयू अनजाने में इस खतरनाक लड़ाई के बीच फंस गए और बेहोश हो गए। जब ली को होश आया तब भी दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर लड़ाई जारी थी। मास्क पहने हुआ आदमी अब हार रहा था। तभी उसकी नजर ली पर पड़ी और उसने चाल चलते हुए ली के कपड़ों में एक जहरीला कीड़ा छुपा दिया। जब गांव का ताकतवर योद्धा ली को बचाने आया तो उसने जैसे ही ली को छुआ, वही कीड़ा उसे काट गया। लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि वह जहर से नहीं मरा। उसने गुस्से में उस मास्क वाले आदमी को बुरी तरह पीटा और वहां से भगा दिया। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ और जब ली और जिंगयू ने गांव में लौटकर देखा तो पूरा गांव तबाह हो चुका था। चारों ओर सिर्फ राख और लाशें थीं। अपने प्रियजनों को खोकर ली और जिंगयू फूट फूट कर रो पड़े। तभी ली का मास्टर अपनी बेटी लीसा के साथ वहां पहुंचा। उसने ली को सांत्वना दी और अपने साथ वापस ले गया। इसके बाद दृश्य बदलता है किंग यांग स्कूल के एक गुप्त कक्ष में, जहां सभी 7 मास्टर्स एक गंभीर मीटिंग कर रहे हैं। हर 60 साल में वे एक ग्रैंड टूर्नामेंट आयोजित करते हैं,
जिसमें सभी मास्टर्स के शिष्य एक दूसरे से लड़ते हैं ताकि तय किया जा सके कि कौन सा मास्टर सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर पाया है। इस टूर्नामेंट का विजेता महासेना नायक ग्रैंड मार्शल कमांडर बनता है। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि किंग यांग स्कूल के नीचे ही डेमन जाति के अवशेष मौजूद थे और एक मास्टर को शक था कि ये डेमन फिर से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस बार यह टूर्नामेंट केवल सम्मान के लिए नहीं, बल्कि एक युद्ध की तैयारी थी, आने वाले उस अंधेरे से लड़ने की जो फिर से धरती पर लौटने वाला था। टूर्नामेंट की तैयारियों के बीच सभी छात्रों को दुश्मनों से लड़ना सिखाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ शरारती लड़के, जिनमें ली भी शामिल था, चोरी छिपे शाजू क्लान की लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए देखने पहुंचे। शाजू क्लान में ज्यादातर लड़कियां ही होती थीं और उनमें से हर एक बेहद फुर्तीली और ताकतवर थी। लेकिन सबका ध्यान सबसे ज्यादा जिस पर गया वह थी सूकी, एक निडर और शक्तिशाली योद्धा लड़की। झुकी को देखते ही सभी लड़के दीवारों पर चढ़ने और एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर झांकने लगे। इस अफरा तफरी में ली का संतुलन बिगड़ गया और वह छिपने की जगह से फिसल कर नीचे गिर पड़ा। तभी सभी लड़कियों ने उसे देख लिया और तुरंत घेर कर ली को बंदी बना लिया। बाकी लड़के किसी तरह भाग निकले, लेकिन बेचारे ली को झुकी ने सबक सिखाने का फैसला किया। उसने ली को रस्सी से बांधकर एक ऊंची चट्टान से लटका दिया और फिर सजा के तौर पर उसके शरीर पर खुजली वाले छोटे छोटे कीड़े छोड़ दिए। ये कीड़े बेहद सूक्ष्म थे और उन्हें निकालना बहुत मुश्किल था। ली के दोस्तों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कीड़े निकल नहीं रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ली को गर्म बर्तन में बंद कर देते हैं ताकि गर्मी से कीड़े मर जाएं। लेकिन यह तरीका जानलेवा साबित हो सकता था। सौभाग्य से उसी वक्त लीसा वहां पहुंच गई। उसने तुरंत ली को बचाया, उसे बर्तन से बाहर निकाला और खुद उसका इलाज करने लगी। ली पहले से ही लीसा को मन ही मन चाहता था और जब उसने उसकी जान बचाई तो उसका प्यार और गहरा हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह कड़ी मेहनत करेगा, ताकतवर बनेगा और एक दिन अपने प्यार का इजहार करेगा। अगली सुबह ली एक झील के पास गया, जहां वह ड्रैगन से सलाह लेने पहुंचा, जो उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। वह ड्रैगन के लिए खाना लेकर आया था और उसी से सलाह मांगने लगा कि आखिर वह लीसा से अपने दिल की बात कैसे कहे। टूर्नामेंट अब बहुत करीब था, इसलिए लीसा ने अपने पिता के खजाने से कुछ गुप्त स्क्रोल चुरा लिए और ली को दे दिए ताकि वह जल्द से जल्द और ज्यादा ताकतवर बन सके। ली ने उन स्क्रोल्स की मदद से ट्रेनिंग शुरू की और उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह ट्रेनिंग के पहले लेवल को पूरा करने वाला था, अचानक उसके दिमाग में दो अलग अलग मास्टर्स की आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। इसी के साथ उसके गले में पहना हुआ लॉकेट तेजी से गर्म होकर उसे भयंकर दर्द देने लगा। यह वही लॉकेट था जो उसे 10 साल पहले उस बूढ़े मास्टर की मौत के वक्त मिला था, जब उस पर जहरीले कीड़े ने हमला किया था। मरने से पहले मास्टर ने अपना पूरा ज्ञान और आत्मिक शक्ति उसी लॉकेट के माध्यम से ली को दे दी थी, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी थी, इस लॉकेट से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पालो। ली ने तब उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसे शक हुआ कि शायद यही लॉकेट उसकी ताकत बढ़ने से रोक रहा है और उसके भीतर दो अलग अलग एनर्जी लड़ रही हैं। उसने फैसला किया कि वह इस लॉकेट से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। वह सबसे ऊंची चट्टान के किनारे गया और उसे फेंकने ही वाला था कि तभी एक शरारती बंदर वहां आ पहुंचा और लॉकेट छीनने लगा। दोनों के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। बंदर ने ली पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे ली गिरकर नदी में जा पड़ा। वह ऊपर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर उसे नीचे खींचता जा रहा था। नीचे पानी के भीतर उसे एक रहस्यमयी चमकती हुई रोशनी दिखाई दी, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही हो। अचानक वही पत्थर दिशा बदलता है और ली को वापस ऊपर की ओर धकेल देता है। तभी बंदर ने लॉकेट छीनने की कोशिश में ली के हाथ पर काट लिया, जिससे उसका खून लॉकेट पर टपक गया। और जैसे ही ली का खून उस लॉकेट को छुआ, झील के नीचे से एक जादुई छड़ी निकल आई। आसमान अंधकार से भर गया, बिजली चमकने लगी और वह छड़ी हवा में तैरने लगी। ली के गले का लॉकेट अचानक तेज रोशनी छोड़ने लगा और फिर उस छड़ी के साथ पूरी तरह जुड़ गया, मानो दोनों सदियों से एक ही चीज थे। इस चमत्कार को देखकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। किंग यंग स्कूल के सभी 7 मास्टर्स ने आसमान की यह अजीब घटना देखी। वे तुरंत समझ गए कि किसी महान शक्ति का पुनर्जन्म हो चुका है। आसमान में अंधकार और बिजली की गर्जन देखकर 7 मास्टर्स समझ गए कि ब्लड सकिंग पर्ल, एक अत्यंत खतरनाक प्राचीन हथियार, फिर से जाग उठा है। यह ब्लड सकिंग पर्ल असल में डीमन किंग का निजी हथियार था, जो हजारों साल पहले उससे छीनकर कैद कर दिया गया था।
तभी से डेमन किंग उस हथियार को वापस पाने के लिए किसी न किसी रूप में प्रयासरत था। अब जब वह छड़ी, जो दरअसल ब्लड सकिंग पर्ल का ही रूप थी, दोबारा सक्रिय हो चुकी थी, तो मास्टर्स को डर था कि डेमन किंग फिर से धरती पर लौटकर इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। उधर झील के किनारे वह छड़ी अपने आप ली के पास उड़कर आ गई। ली ने वहां मौजूद बंदर को बचाया और जाने ही वाला था कि अचानक एक मास्क पहने रहस्यमयी औरत वहां आ पहुंची। उसने सीधे छड़ी छीनने की कोशिश की। ली को लड़ना भले ठीक से नहीं आता था, लेकिन उसने साहस दिखाया और किसी तरह उस औरत के वारों से खुद को बचाता रहा। तभी सूकी और लीजा वहां पहुंची और मिलकर उस औरत को भगा दिया। थोड़ी देर बाद जब ली सब कुछ समझा रहा था, उसने गौर किया कि उसके हाथ पर बंदर के काटने का निशान गायब हो चुका था, मानो कोई अलौकिक शक्ति उसके शरीर को ठीक कर चुकी हो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रात को वही रहस्यमयी मास्क पहने औरत दोबारा ली के कमरे में घुस आई, इस बार छड़ी को चुराने के इरादे से। मगर जब उसने छड़ी उठाई तो वह उससे अलग नहीं हो पाई, क्योंकि अब वह छड़ी अपने नए मालिक यानी ली से बंध चुकी थी। गुस्से में उसने सोचा कि अगर ली को ही मार दूं तो छड़ी अपने आप मेरे हाथ आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने ली पर हमला किया, छड़ी ने स्वयं रक्षा मोड में जाकर ली की जान बचाई और पलटवार करते हुए उस औरत को बेहोश कर दिया। अगली सुबह जब ली की आंख खुली तो उसने देखा वही रहस्यमयी औरत उसके बिस्तर पर पड़ी हुई है। ली डर के मारे घबरा गया, समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। तभी वह औरत उठी और चालाकी से बोली, तुमने कल रात मुझसे सब कुछ कर लिया, अब कम से कम यह छड़ी तो दे दो। ली उसकी बातों में फंस गया और छड़ी देने की कोशिश की, लेकिन छड़ी हर बार जादू की तरह वापस उसी के पास लौट आती थी। परेशान होकर वह औरत कुछ देर उसे घूरती रही और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अब कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। ली के पास मौजूद जादुई छड़ी अब उससे बात भी करने लगी थी। वह उसे रास्ता दिखाने लगी, चेतावनी देने लगी और कभी कभी मजाक भी करती थी, जैसे वह उसकी साथी बन गई हो। इसी बीच टूर्नामेंट का समय नजदीक आ गया। अब बाकी सभी मास्टर्स के छात्र भी किंग यंग स्कूल में पहुंच चुके थे और माहौल पूरी तरह से मुकाबले वाला बन गया था। उन्हीं में से एक छात्र था याओ, जो पहले ली का पुराना दोस्त था, लेकिन अब वह एक अलग मास्टर के अधीन ट्रेनिंग लेकर बेहद ताकतवर बन चुका था। जब उसे पता चला कि 10 साल बाद भी ली ने ट्रेनिंग का पहला स्तर लेवल 1 तक पार नहीं किया, तो उसने ताना मारते हुए कहा, लगता है तेरा मास्टर ही बेकार है, जिसने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। ली ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गया। इसी दौरान उसने पास के फूलों के खेत में एक रहस्यमयी लड़की याओ को देखा, वह फूल तोड़ रही थी। ली ने मासूमियत से आवाज लगाई, अरे फूल मत तोड़ो, उन्हें भी दर्द होता है। लेकिन तभी अचानक कुछ घुड़सवार योद्धा वहां पहुंच गए। लड़की ने ली को जमीन पर गिरा दिया और फुसफुसाई, चुप रहो। पर जब ली नहीं रुका और सवाल पूछने लगा तो उसने उसे चूम लिया ताकि वह चुप हो जाए। योद्धाओं के चले जाने के बाद वह फिर से छड़ी ढूंढने लगी, मगर ली ने कहा कि उसने छड़ी तो घर पर छोड़ दी है। यह सुनकर लड़की ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही खतरा बढ़ा, छड़ी अपने आप ली के पास आ गई, मानो वह उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद हो। बाद में जब ली स्कूल लौटा तो उसने देखा कि लीजा, जिससे वह प्यार करता था, एक दूसरे स्टूडेंट के साथ करीबी पल साझा कर रही थी। लीजा को तो यह भी नहीं पता था कि ली उससे प्यार करता है, लेकिन ली के लिए यह नज़ारा दिल तोड़ देने वाला था। लीजा अब भी यह नहीं जानती थी कि ली उससे प्यार करता है, इसलिए वह मासूमियत में उसके सामने ही अपने बॉयफ्रेंड की बातें करती रहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड इतना केयर करता है, इतना अच्छा है, ऐसा करता है। ली बाहर से मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर से टूट रहा था। दर्द और गुस्से से भरा हुआ वह अकेले एक चट्टान पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि अपना दुख बाहर निकाल सके। लेकिन उसके कुछ दोस्तों ने यह देख लिया, जिससे वह शर्मिंदगी महसूस करके वहां से भाग गया। भागते भागते उसने देखा कि कुछ रहस्यमयी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह छिपने की कोशिश में भागा और तभी उसकी मुलाकात फिर से याओ से हुई। दोनों एक गुफा में जाकर छुप गए। वहां ली ने उससे सवाल किया कि आखिर वह कौन है और क्यों बार बार उसके पीछे पड़ी है। याओ ने बताया कि वह अपने ही मास्टर से छुप रही है, क्योंकि उसने एक नियम तोड़ा था, इसलिए अब स्कूल में उसकी तलाश चल रही थी। बातचीत के दौरान याओ कई बार ली की छड़ी छीनने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार छड़ी उसकी पकड़ से निकल जाती, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित थी। गुस्से में आकर याओ ने अपना हथियार निकाला, पर जैसे ही वह हमला करने को हुई, छड़ी ने खतरा भांप लिया और अपने आप सक्रिय होकर उसे बेहोश कर दिया। ली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया।
वह खाना लाने बाहर गया और जब लौटा तो देखा कि याओ कुछ पका रही थी। पहले तो उसे डर लगा कि कहीं उसने उसका पालतू बंदर तो नहीं पका दिया, लेकिन राहत की बात यह थी कि वह तो जला हुआ खरगोश था। फिर ली ने एक और खरगोश पकाया और इस बार उसने छड़ी का इस्तेमाल करके उसे भून लिया। वो जादुई गर्माहट से एकदम सही तरीके से पक गया। याओ ने उसे चखते हुए कहा, इसका स्वाद मेरी माँ के बनाए हुए मांस जैसा है। यह सुनकर माहौल थोड़ा भावुक हो गया। धीरे धीरे उसने ली को अपने अतीत के बारे में बताया, कैसे उसकी माँ की मौत हुई और वह अब बस एक ऐसी जगह जीना चाहती है जहाँ कोई उसे ना ढूंढ पाए। इस सच्ची बातचीत ने दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पैदा कर दिया। याओ का गुस्सा थोड़ा पिघल गया और ली की मासूमियत उस पर असर करने लगी। लेकिन वक्त थमने वाला नहीं था, क्योंकि अब आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया था। हर मास्टर को अपने साथ सर्वश्रेष्ठ छात्रों को भेजना था, जो एक दूसरे से भिड़कर तय करेंगे कि कौन सबसे शक्तिशाली योद्धा है। अब अखाड़े में कुल 49 छात्र तैयार थे, हर कोई जीतने के लिए, सम्मान पाने के लिए और कुछ तो अपनी असली पहचान साबित करने के लिए। अब टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। नियम यह था कि जिसके हाथ में नंबर 1 बॉल आएगी वह सीधे अगले चरण में पहुंचेगा। जैसे ही बॉल्स को आसमान में फेंका गया, सभी छात्र अपनी कुंग फू शक्तियों का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगे और बॉल्स पकड़ने की कोशिश करने लगे। सिर्फ ली ही अकेला ऐसा था जो जमीन पर खड़ा था, क्योंकि वह अब तक उड़ना या उन्नत कुंग फू तकनीकें सीख ही नहीं पाया था। बाकी छात्र हंसने लगे, देखो ये वही है जो 10 साल से पहला लेवल तक पार नहीं कर पाया। ली झेंप गया, लेकिन तभी झुकी ने उसे चुपके से मदद की। उसने ली के हाथ में रखी साधारण बॉल बदलकर उसे नंबर 1 वाली बॉल पकड़ा दी। इससे ली अनजाने में ही सीधे अगले दौर में क्वालिफाई कर गया। ली हैरान रह गया और जब उसने झुकी का शुक्रिया कहा तो झुकी ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ जीतने के लिए आई हूँ, छिपकर आगे बढ़ने के लिए नहीं। इसलिए ये मैंने अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। इसके बाद टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पहले ही राउंड में 31 छात्र बाहर हो गए, जो यह साबित करता था कि मुकाबला कितना कठिन था। शाम को देखा गया कि झुकी अब भी लगातार ट्रेनिंग कर रही थी। वह बेहद थकी और बीमार सी लग रही थी। उसकी मास्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन झुकी बोली, मैं रुक नहीं सकती, मुझे जीतना ही है। मेरी मास्टर कमजोर हो रही हैं, मुझे ही उनका सम्मान बचाना होगा। दूसरे चरण में जब झुकी की बारी आई तो उसने अपने प्रतिद्वंदी को बिना तलवार चलाए ही हरा दिया। यह देखकर सब दंग रह गए। अब बाकी छात्र उससे डरने लगे थे। अब ली की बारी आई। सभी दोस्त उसे देखने पहुंचे और सबने उसे हल्के में लिया। उन्हें लगा कि ली तो एक झटके में हार जाएगा, लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत ली ने आसानी से अपने विरोधियों को हरा दिया। लड़ाई के बीच उसकी आंखों में धूल चली गई और तभी उसकी जादुई छड़ी अपने आप सक्रिय हो गई। उसने उसे संभालने में मदद की, मानो वह उसके शरीर का ही हिस्सा हो। मुकाबला खत्म होने के बाद ली ने हैरान होकर कहा, मैंने तो कर लिया क्वालिफाई। यह सुनकर सभी दंग रह गए। जो छात्र अब तक हंसी का पात्र था, वह अब टूर्नामेंट का क्वालिफाइड योद्धा बन चुका था। टूर्नामेंट का अगला राउंड शुरू हुआ। इस बार ली का मुकाबला उसके बचपन के दोस्त जिंगयू से था। जिंगयू को पूरा भरोसा था कि ली उसके सामने कुछ नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो पहले वार करने का मौका मैं तुम्हें देता हूँ। ली ने संकोच से अपनी छड़ी उठाई, लेकिन तभी छड़ी ने खुद ही शक्तिशाली हमला किया और एक ही झटके में जिंगयू को हरा दिया। यह देखकर जिंगयू दंग रह गया। उसे लगा कि ली ने अपनी ताकत छिपाकर धोखा दिया है। वह गुस्से में चिल्लाया, तूने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। क्रोध में उसने ली से दोस्ती तोड़ दी और वहां से चला गया। रात को ली बेहद उदास था। तभी उसका पालतू बंदर उसे खींच कर ले गया सीधे उस इलाके में जहां झुकी ट्रेनिंग करती थी। वहां नदी किनारे झुकी बेहोश पड़ी थी। ली ने उसे उठाया और देखा कि वह बेहद कमजोर हो चुकी है। उसने कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए, टूर्नामेंट छोड़ दो। लेकिन झुकी ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं किसी भी हालत में जीतूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अगले दिन सभी मास्टर्स और स्टूडेंट्स ग्रैंड एरिना में इकट्ठे हुए। अब बारी थी फाइनल मुकाबले की। ली बनाम झुकी, मगर आज एक बड़ी समस्या थी। ली के पास उसकी छड़ी नहीं थी। कल रात जिंगयू के गुस्से और अपनी बेबसी से आहत होकर उसने छड़ी को फेंक दिया था। मुकाबला शुरू हुआ और शुरुआत से ही ली पूरी तरह घायल होने लगा। झुकी ने उसे बार बार कहा, सरेंडर कर दो वरना जान चली जाएगी, लेकिन ली नहीं रुका। वह बोला, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि सबने मुझे हमेशा नाकारा समझा है। आज मैं सबको गलत साबित करूंगा। यह सुनकर झुकी ने टूर्नामेंट को खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाई, पर तभी आसमान से वही छड़ी वापस लौट आई। वह हवा में घूमती हुई ली के हाथ में जा लगी।
क्योंकि वह अपने मालिक को मरते हुए नहीं देख सकती थी। छड़ी को छूते ही ली के सारे घाव तुरंत भर गए। वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दिखने लगा। फिर छड़ी ने एक के बाद एक शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में झुकी पर हावी हो गई। लेकिन जब ली ने देखा कि झुकी की नाक से खून बह रहा है, उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत छड़ी को रोक दिया और मुकाबला बंद कर दिया। ली की इस लड़ाई के बीच मेंडीमानी क्लैन वहां पहुंच गया। कई स्टूडेंट्स एक बच्चे की चीख सुनकर जंगल की तरफ दौड़े, लेकिन वह डीमन का बिछाया हुआ जाल था। एक पपेट मास्टर ने उन्हें अपने काबू में कर लिया और एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया। इसी बीच धरती के नीचे से कई राक्षस निकल आए और स्टूडेंट्स पर टूट पड़े ताकि डीमन किंग के स्कूल में आने का रास्ता साफ हो जाए। खैर, सातों मास्टर्स ने ली की छड़ी को पहचान लिया। उन्होंने समझा कि यही डीमन किंग का खास हथियार ब्लड सकिंग पर्ल है। छड़ी छीनकर ली को कैद कर लिया गया। उन्हें शक था कि ली ने शायद किसी काले जादू की ट्रेनिंग ली है, लेकिन उसके मास्टर ने कहा कि वह 10 साल से स्कूल से बाहर नहीं गया। तभी एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ आया और जंगल में हुई घटना की जानकारी दी। सभी को समझ आया कि ली ने कोई गड़बड़ नहीं की, वह तो कैद में था। फिर भी उन्होंने ली और उसकी छड़ी को बंद ही रखा और जांच करने निकले। इस बीच याओ मौका देखकर ली को छुड़ाने पहुंची, लेकिन ली वहां से भागना नहीं चाहता था। डर था कि अगर वह भागा तो सारा इल्जाम उसके ऊपर आ जाएगा। अंततः याओ को उसे बेहोश करके वहां से ले जाना पड़ा। छड़ी ली को बचाने के लिए सामने आई। याओ ने छड़ी से कहा, मैं तेरे मास्टर को कुछ नहीं कर रही, मैं तो उसे बचाने आई हूँ। छड़ी भी याओ की मदद करने लगी, लेकिन याओ झूठ बोल रही थी। उसने ली को अपने पिता के पास ले आई, जो डीमन मास्टर निकला। डीमन मास्टर ने ली को देखते ही हमला कर दिया। याओ बीच में आ गई और अपने पिता का सामना किया। वह चाहती थी कि उसके पिता ली को सिखाएं, मारे नहीं। याओ ने ली को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपने पिता की शक्ति के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब ली अकेला था और उसने केवल अपनी छड़ी पर भरोसा रखा। ली सभी 7 मास्टर्स के आने तक डीमन मास्टर का मुकाबला करता रहा। डीमन मास्टर बेहद ताकतवर था और उसका सामना करने के लिए 7 मास्टर्स ने अपनी शक्तियों को जोड़कर हमला किया। ली अपने मास्टर्स की शक्ति देखकर हैरान रह गया। उन्होंने वही बिजली वाला हमला किया था जिसने कभी उसके गांव को तबाह कर दिया था। तभी उसे समझ आया कि इन मास्टर्स में से कोई एक उसके गांव को तबाह करने में शामिल था। लेकिन यह सही समय नहीं था। अपने मास्टर्स को मुसीबत में देखकर उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। इस दौरान उसके शरीर ने दोनों तरफ की ऊर्जा, अच्छी और बुरी को खींचना शुरू कर दिया। ली बिना महसूस किए ही 9 सखिए से एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। डीमन मास्टर तुरंत समझ गया कि ली कोई आम इंसान नहीं है। उसके शरीर में 3 अलग अलग तरह के कुंफू मौजूद थे। उसने चेतावनी दी कि ली की ताकत स्कूल की बर्बादी का कारण बन सकती है और अचानक वहां से गायब हो गया। मास्टर्स घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब ली को रोकना होगा। ली ने अपने मास्टर्स पर हमला करते देखा, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि वह चाहे तो सभी को तबाह कर सकता था और अपने मास्टर पर जानलेवा वार कर सकता था। तभी लीसा बीच में आ गई। अपने पिता को बचाने की कोशिश में वह घायल हो गई। वह बहुत ज्यादा घायल थी, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर ली से कहा कि वह उसे पहचान ले। ली होश में आ गया, लेकिन दुख की बात थी कि लीसा मर चुकी थी। इसी मौके पर झुकी की मास्टर ने झुकी को ली को मारने का आदेश दिया। झुकी हिचकिचा रही थी, लेकिन मास्टर के आदेश को टाल नहीं सकी। पहला हमला ली के साथी ने रोक दिया। दूसरा हमला उसके मास्टर ने रोका और कहा, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना। तीसरी बार झुकी जैसे ही आगे बढ़ी, उसे याद आया कि ली ने उसकी जान बचाई थी। एहसान चुकाने के लिए उसने ली को जाने दिया। ली घायल होने के बावजूद याओ को उठाकर उड़ गया। उसने याओ से वादा किया कि वह उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां कोई उन्हें ढूंढ न पाए। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है।